Hello everyone, good afternoon. I hope you all are good. So, today in the class, we are going to discuss, as I said yesterday, we will be solving questions from atom and nuclei. Okay, so before we start, let's go through what topics we discussed yesterday and also what were the left portion that we need to reflect on today before doing questions. Okay, so, chalo. So we studied what alpha particle scattering experiment. We are done with this. Rutherford's model of atom. We are done with this, and then Bohr model. That is your. With this also we are done. We were supposed to discuss आज के class में energy levels and hydrogen spectrum. ठीक है? So now let's go through it. Okay. So this was the thing we have studied already for like कल के क्लास में हमने इसको कवर किया था. आज के क्लास में वी विल बी सिंपली स्टार्टिंग विथ व्हाट वाज लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं. दिस इज अ रिवीजन क्लास, सो ऑलरेडी आई हैव रिवाइज्ड दोस थिंग्स. सो आज के क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनर्जी लेवल्स. नाउ एनर्जी लेवल्स जब आप देखते हो, जैसे कल के क्लास में हमने पढ़ा, जस्ट सम 2 और 3 स्लाइड्स बिफोर अगर मैं देखूं, तो बोर का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिराइव किया. हमने अगर एटम है उसका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होगा, राइट. न्यूक्लियस विल बी एट द सेंटर ऑफ दैट ऑर्बिट. देन सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, सर्टेन ऑर्बिट में है, और विथ न्यूक्लियस बिंग द सेंटर, और इस ऑर्बिट का रेडियस आर एन है. सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला ये था. मैंने तुम लोगों को बताया था कि फॉर्मूला को शॉर्ट में कैसे लिखोगे, 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रम. देन सो हमने हर ऑर्बिट का हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं. अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे तो n का वैल्यू 1 रखोगे, सेकेंड ऑर्बिट n का वैल्यू 2 रखोगे, एंड सो ऑन. ठीक है. उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है, मीन्स दैट्स नॉट हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन लाइक, कहने का मतलब उसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है. देन wherever there is e स्क्वायर अगर है कहीं भी फॉर्मूला में, आर एन के फॉर्मूला में, तो इस ई स्क्वायर के साइड में क्या दिखेगा, जेड दिखेगा. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए करोगे तो 0.53 n स्क्वायर जेड विल बी द फॉर्मूला इन एंगस्ट्रॉम. Okay. Similarly, we derived velocity thing. So velocity first orbit का कितना था, 2.18 into 10 to the power 6 meter per second, and of any nth orbit it will be that by n. And for hydrogen like again यहाँ पे e square फॉर्मूला में न्यूमरेटर में है, सो e स्क्वायर के पास एक z होगा, सो z by n into this. ठीक है. उसी तरह से हमने देखा था कि एनर्जी विल बी व्हाट इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट. सो फॉर एनी ऑर्बिट एनर्जी हमारा कितना था, ये फॉर्मूला था. ठीक है. सो एनर्जी दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by n का स्क्वायर. ठीक है. और अगर अगर सारे कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग रखें तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी आया था वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था. वो हाइड्रोजन लाइक के लिए अगेन जेड स्क्वायर का टर्म बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई का पावर 4 है. ई स्क्वायर के लिए जेड लिख रहे थे, तो ई का पावर 4 है तो क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर. सो फॉर दैट फॉर्मूला विल बिकम दिस वन. सो एनर्जी लेवल का जो थिंग है ना, वो यहाँ से ही आ रहा है. फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या लिखोगे आप हाइड्रोजन के लिए, सो -13.6 बाई n का स्क्वायर. n का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर करोगे, सो देन यू विल गेट समथिंग. सिमिलरली वी कैन राइट E3 E4 E5. ठीक है. सो उसी को हम अब स्टडी करने वाले हैं. सो एनर्जी लेवल. अब आप देखो एनर्जी लेवल के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ जैसी चीज बनाई, टोटल एनर्जी, एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ एन. सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं. रिमेंबर, टर्मिनोलॉजीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो ग्राउंड स्टेट मीनिंग एन का वैल्यू क्या है, 1 है. सो एन का वैल्यू 1. यहाँ पे इसका एनर्जी वैल्यू E1 ले लो अभी के लिए. n का वैल्यू 2, तो n का वैल्यू 2 के लिए हमारा ये ऑर्बिट हो गया. इस ऑर्बिट का एनर्जी E2 लिखा गया है यहाँ पे. ठीक है. अगेन ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, तो इसको क्या बुलाएंगे, n इक्वल टू 2 को बुलाते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट.
सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इक्वल टू 2। उसी तरह से थर्ड में जाओ, इसका भी कुछ एनर्जी लेवल होगा E3 समथिंग, एंड ये तुम्हारा क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा, एंड n इक्वल टू 4 वी कैन सी, एंड देन so on we will keep on moving, n equal to 4 5 6 7 8, and when we will reach to n equal to infinity, then अगर एनर्जी का यहाँ पे देखो E1 के लिए क्या लिखोगे, E1 लिखोगे En का फॉर्मूला क्या है, -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, यही है ना फॉर्मूला। सो n इक्वल टू 1 का अगर आप वैल्यू रखोगे तो E1 कितना आएगा, -13.6। E2 के लिए क्या है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3.14 समथिंग आएगा E2। सिमिलरली अगर n का वैल्यू आप इंफिनिटी रखते हो तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा 0, है ना, एनर्जी हो गया 0। और अगर हमारा एनर्जी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी 0 है मीन्स उस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो E1 का एनर्जी कितना है, -13.6, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। हमने रदरफोर्ड का मॉडल के अकॉर्डिंग भी देखा था, टोटल एनर्जी क्या आया था, नेगेटिव आया था। सो टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, इसलिए एनर्जी नेगेटिव हो रहा है। और किसी ऑर्बिट में अगर जाकर एनर्जी 0 हो जा रहा है, इसका मतलब कि अब वो बॉन्डेड नहीं है न्यूक्लियस से, और अगर वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड नहीं है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को, एटम के ऑर्बिट्स को और एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है, यानी कि आयनाइज हो गया है, ठीक है। सो वो एटम आयनाइज्ड एटम कहलाएगा। डन। सो दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन अनबाउंड एटम, दैट इज आयनाइज्ड। ओके, सो दिस इज दिस थिंग। अब आप देखो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा नहीं करना कि तुम लोग ऑल ओवर वहां पे सारी चीजें कैलकुलेट करना, याद रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे E1 का वैल्यू, En का फॉर्मूला कितना लिखा था, -13.6 बाई n स्क्वायर। सो n का वैल्यू 1 रखोगे तो E1 मिलेगा, E1 कितना है, -13.6, ठीक है। उसी तरह से आप अब n का वैल्यू 2 रखो, और n का वैल्यू जब 2 रखोगे तो एनर्जी मिलेगा सेकेंड स्टेट का, E2 कितना मिलेगा, -13.6/4, और ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा -3/-3.4। उसी तरह से n इक्वल टू 3 रखो तो E3 मिलेगा, और वो होगा -1.51 एंड सो ऑन, ठीक है। व्हाई यू पीपल ज्वाइन सो लेट? हम्म, कहीं बिजी थे क्या तुम लोग? हेलो, गुड आफ्टरनून। सब लोग बिजी थे? ठीक है। सो अभी तक मैं एक्चुअली स्टार्ट क्या करी आज के क्लास में, कल हम लोग एनर्जी तक पढ़े थे ना। सो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, पढ़ा था हमने। सो आज के क्लास में आई स्टार्टेड विथ कि एनर्जी लेवल्स को लिखना स्टार्ट करते, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, इस एटम के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे। n इक्वल टू 1 पहला ऑर्बिट, जिसको तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हो ना, K L M N लिखते हो ना। n इक्वल टू 1 को K सेल बोलते हैं, n इक्वल टू 2 को L सेल बोलते हैं, सो ऑन, ठीक है। सो हर सेल का हम लोग एनर्जी लिख रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स लिख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी E1 मैंने लिखा, सेकेंड को E2 लिखा, थर्ड को E3 लिखा, एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे n इक्वल टू इंफिनिटी में लिखा हुआ, n इक्वल टू इंफिनिटी में जो तुम्हारा एनर्जी है वो कितना है, वो है तुम्हारा E इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू जब इंफिनिटी रखोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा। और मैंने अभी अभी ये बताया कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, -13.6/n²। माइनस का मतलब एनर्जी, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो जो थिंग है वो किसी चीज से अट्रैक्टेड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और इसलिए वो एटम के अंदर है। जब उसका एनर्जी पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए, इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड नहीं है, और उस केस में हम कहेंगे कि वो आयनाइज हो चुका है। इसलिए E इक्वल टू 0 का मतलब कि जो एटम है वो अनबाउंड
एटम है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और अगर उस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी में पहुंच गया है, इसका मतलब उसकी एनर्जी 0 हो गई है, इसका मतलब वो एटम से बाहर आ गया है, यानी कि आयनाइजेशन हो गया। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू राइट द एनर्जी लेवल्स। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। लेकिन उससे भी पहले एक चीज जान लो, n इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n इक्वल टू 2 को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, n इक्वल टू 3 को बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं, E1 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा। सो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, En का फॉर्मूला क्या है, En का फॉर्मूला है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E1 निकालने के लिए n का वैल्यू 1 रखोगे, -13.6। E2 निकालने के लिए n का वैल्यू 2 रखोगे, -13.6/4, और कैलकुलेट करोगे तो -3.4 आएगा। उसी तरह से E3 निकालने के लिए क्या करोगे, n का वैल्यू 3, यानी कि -13.6/9, देन यू विल गेट 1.51। एंड n इक्वल टू 4 के लिए अगेन, E4 के लिए n इक्वल टू 4 रखोगे, -13.6/16, -0.85। अब मेरा एक सजेशन है तुम लोगों को यहाँ पे, वो ये कि तुम लोग प्लीज ये वैल्यूज को याद रखना, क्वेश्चंस इतना कर लो कि वैल्यूज याद हो जाए। जैसे E1 कितना है, -13.6, E2 कितना है, -3.4, E3 -1.51, एंड E4 -0.85। ये 4 वैल्यूज याद होने से हमें क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होता है, मतलब ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, है ना, और क्वेश्चन जनरली इस रेंज में कवर हो जाता है। ठीक है, सो एक चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखो हमारा जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस है ये, और फर्स्ट ऑर्बिट इसको मान लो n इक्वल टू 1, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को, सपोज कर लो इस हाइड्रोजन एटम पे लाइट फॉल किया। ठीक है, और लाइट फॉल किया तो क्या होगा, यहाँ पे एटम और फोटोन का कोलिजन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाओ। सो एटम और फोटोन का जब कोलिजन होगा तो ये फोटोन इस हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसके पास एनर्जी कितनी है, -13.6, और लाइट उसको कितना एनर्जी दिया, hc/λ, जहाँ पे लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन, वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, राइट। सो इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी इतनी हो गई। डन। अगर ये पूरा एनर्जी मिलकर 0 नहीं होता है, या ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑर्बिट को तो छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, यानी कि आयनाइज नहीं होगा। आयनाइजेशन के लिए उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, नॉट फुलफिल्ड, देन तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं आ रहा, यानी कि एटम आयनाइज नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसके पास इतना एनर्जी मिला है कि वो यहाँ n इक्वल टू 1 से, क्योंकि घर तो बहुत है ना, है वो n इक्वल टू 1 में, लेकिन उसके आसपास L सेल भी है, M सेल भी है, सो घर है उसको जंप करने के लिए। सो एनर्जी मिला है, वो n इक्वल टू इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है उसके पास इतना एनर्जी हो कि वो जंप करके यहाँ से यहाँ चला जाए, या फिर यहाँ से यहाँ चला जाए। डन। सो अगेन, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि तुम देखो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, यानी कि E1 और E2, E1 और E2 में कितना डिफरेंस है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है ना। N1 का एनर्जी कम है, N2 का एनर्जी उससे ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव में है, और नेगेटिव में मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगा। सो -13.6 इज लेस देन -3.4। डन। सो एनर्जी n इक्वल टू 1 में सबसे कम है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है n इक्वल टू 1 में, इसको एनर्जी मिलता है तो वो हायर एनर्जी वाले घर में जाना चाहेगा। ठीक है, और पहला घर में जाने के लिए उसको मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2, क्योंकि इसका एनर्जी है -13.6, इसका है -3.4, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी तो उसको मिलनी चाहिए पहले घर में जाने के लिए। ठीक है, सपोज कर लो कि ये hc/λ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, 10.2 नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जंप करके नहीं जा पाएगा, वो n इक्वल टू 1 में ही रहेगा।
क्योंकि और n=1 में ही रहेगा, मतलब वो इस एनर्जी को अब्सॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद लाइक इस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 प्लस 9 करोगे तो उस एनर्जी का कोई घर ही नहीं है। जब कोई घर ही नहीं है तो वो उस एनर्जी को लेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। डन। सो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा जिसको ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो आइदर पहले घर में जाए या n=3 में जाए, n=4 में जाए, वो किसी भी ऐसे ही कोई रैंडम एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दैट इज माई लॉजिक। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, पहले तो डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखो, व्हाइट लाइट का एक सोर्स है, यानी कि नेचुरल लाइट है, जो कि इस गैस के थ्रू पास करवाया गया, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ये चीज ना तुम लोग कहाँ पढ़े होगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होगे कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है दैट इज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम, है ना। जैसे हमारा ये जो अंगूठा का जो मार्क होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, वो हर पर्सन का अलग अलग होता है। उसी तरह से हर एटम का स्पेक्ट्रा भी अलग अलग होता है, यानी कि स्पेक्ट्रा देखकर तुम उस एटम को पहचान सकते हो, ठीक है। सो दिस इज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, देखो यहाँ पे ये है लाइट, यहाँ से लाइट पड़ा किस पे, गैस पे। अब सपोज कर लो ये हाइड्रोजन गैस है और ये गैस है। गैस का मतलब क्या होता है कि एटम्स के बीच में स्पेस काफी होगा, ठीक है। सो एक एटम की एनर्जी दूसरे एटम से अफेक्टेड नहीं होगा। मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को बैंड थ्योरी इन सेमीकंडक्टर, वहां मैंने बताया था कि सिंस वो सॉलिड है, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अफेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पे वो दोनों काफी पास पास है। लेकिन गैस में क्या होता है, वो काफी दूर दूर है, तो एक एटम, एक हाइड्रोजन एटम ले लो, उसके E1 की एनर्जी कितनी होगी, -13.6 ही होगी, यानी कि उसकी E1 की एनर्जी दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अफेक्ट नहीं होगा। डन। सो यहाँ पे इसलिए हमने गैस लिया है, क्योंकि अगर सॉलिड हम लोग लेंगे तो एटम का एनर्जी E1, E2, E3 डिस्क्रीट नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। वो मैंने बैंड थ्योरी में तुम लोगों को समझाया है। सो यहाँ पे इसलिए हम गैस ले रहे हैं। अब देखो गैस के अंदर क्या होगा, एक एटम को पर फोकस करो। सो एक एटम पे लाइट फॉल किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अभी अभी जो मैंने चीज समझाई ना, यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है एंड सो ऑन E3 है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लाइट फॉल किया एटम पे, इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, जिस एनर्जी को लेने के बाद उसके पास रहने के लिए घर मिल जाए। यानी कि आइदर वो इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को लेगा, इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को लेगा, यानी कि वो ऑब्जॉर्ब किसको करेगा, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ की लाइट है। डन। और ये गैस कौन से लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, कुछ स्पेसिफिक। अभी ये ऐसे सोचो, कुछ स्पेसिफिक। सो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लाइट को उसने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। डन, ठीक है। अब्सॉर्ब कर लिया, तो जिसको अब्सॉर्ब नहीं किया वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, ट्रांसमिट हो गया। और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको हम कहते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो इसमें जो भी वेवलेंथ ऑफ लाइट बच गया, यानी कि जो अब्सॉर्ब नहीं किया उस एटम ने, उसके बाद जो भी बच गया वो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, उसने कुछ कुछ लाइट्स को क्या किया, अब्सॉर्ब किया था, तो वो एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। लेकिन नेचर में कोई भी चीज स्टेबल होना चाहता है, और ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी सबसे कम है। सो वो वहां पे सबसे स्टेबल है। कहने का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो जल्दी से फिर से ग्राउंड स्टेट पे जंप करने की कोशिश करेगा। यानी कि जितना एनर्जी वो अब्सॉर्ब किया था, वो एनर्जी वो वापस से क्या कर देगा, एमिट कर देगा, एंड दैट विल कंस्टिट्यूट एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, जिस लाइट को उसने अब्सॉर्ब नहीं किया, जो बच गया वो है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जिसको अब्सॉर्ब किया था वो वापस से मीट कर देगा, एंड दैट विल फॉर्म एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा।
ठीक है। सो दिस इज योर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड दिस इज योर व्हाट, एमिशन स्पेक्ट्रा। डन। अब ये तो क्लियर है तुम लोगों को। और एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि अगर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा को मैं ऐड कर दूं तो मुझे वापस से व्हाइट लाइट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि जो अब्जॉर्ब किया था वो एमिशन लाइन में है और जो नहीं किया था वो अब्जॉर्प्शन लाइन में है। दोनों को ऐड कर दिया, व्हाइट लाइट मिल गया। ठीक है। सो दिस इज दिस थिंग। अब हम लोग बेसिकली इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा को रीड करते हैं। डन। सो हाइड्रोजन का तुम्हें क्या पढ़ना, जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज किसको कहते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज है कि कोई भी एटम जो लाइट को इमिट किया था वो एमिशन लाइन में जो जो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है उन सारे वेवलेंथ्स को एक जगह पे रख दो, तो जो सीरीज बन रहा है वो है तुम्हारा स्पेक्ट्रल सीरीज। सो यहाँ पे ये स्पेक्ट्रल सीरीज में देखो ये वेवलेंथ दिख रहा है, ये है, ये है, ये है, ये हाइड्रोजन का है एक्चुअली, डायग्राम लिया हुआ। ठीक है। सो दिस आर दिस थिंग। अब देखो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है। सो हाइड्रोजन है ऐसे। अब इसके थ्रू व्हाइट लाइट पास किया होगा। डन। सो यहाँ पे अगर एनर्जी बनाओगे E1, और सॉरी एक काम करते हैं, इसको n=1 लिखते हैं, n=2 एंड दिस इज योर n=3, n=4 काइंड ऑफ। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी मिला वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, या फिर पहले n=1 से 2 पे जाए और फिर 2 से 3 पे चला जाए या फिर 2 से 4 पे, बहुत तरह का ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है। सो और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आने का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सपोज कर लो हमारा इलेक्ट्रॉन n=1 से n=4 पे गया है, सो वो 4 से वापस कहाँ आएगा? ग्राउंड स्टेट। कैसे कैसे आ सकता है? आइदर वो पहले 4 से 3 पे जंप करेगा, 3 से फिर 2 पे, या फिर 2 से 1 पे, या फिर डायरेक्टली वो 4 से 1 पे आएगा, या फिर 4 से पहले 3 पे आएगा फिर 3 से 1 पे। बहुत तरीका है ना। और इन सारे ट्रांजिशंस में अगर देखो, सपोज कर लो कोई भी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में कोई चीज डायरेक्टली जंप करेगा तब जो सीरीज मिलेगा उसका एक अलग नाम है। कोई भी ग्राउंड स्टेट से जब n=2 पे आएगा वापस, ठीक है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट से जब n=2 पे आएगा तब भी हमें एक डिफरेंट सीरीज मिलेगा, उसका नाम अलग है। सो लाइमन सीरीज पढ़ते, बाल्मर पढ़ते, पाश्चन पढ़ते, ब्रैकेट पढ़ते, पीफंड पढ़ते, 5। तो इन नामों को हम सही से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज और यहाँ पे नोट कर दूं कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है और काफी इंटरेस्टिंग है, कि सपोज करो तुमसे ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर n=4 पे गया। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कितने तरीके से n=1 पे आएगा। डन। और जितने तरीके से आएगा उतना डिफरेंट डिफरेंट फोटोन रिलीज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो वो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है? फोटोन के फॉर्म में। ठीक है। सो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन n=4 पे है, वो वापस ग्राउंड स्टेट आएगा, आने का तरीका बहुत अलग हो सकता है, और जितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनाएगा, जैसे देखो n=4 से 3 में आया तो एक फोटोन रिलीज होगा जिसका एनर्जी कितना होगा, इस इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच के डिफरेंस के बराबर। सो यहाँ पे एक फोटोन रिलीज होगा, यहाँ दूसरा फोटोन रिलीज हुआ, यहाँ पे तीसरा हुआ। अगेन ये दोनों तो सेम एनर्जी का है लेकिन यहाँ पे ये कुछ अलग है। डन। सो अलग अलग दिख रहा है। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोन रिलीज होगा। तो n=2, 3, 4 तक तो इजीली हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर पूछा n=6 से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो बताओ कितने डिफरेंट नंबर ऑफ फोटोन्स रिलीज होगा इस प्रोसेस में? कैसे निकालोगे? तो सिंपल फॉर्मूला है, परमुटेशन एंड सॉरी नॉट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन डायरेक्टली लगा दो, और वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? Nc2। अब यहाँ पे n क्या है? n है तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट का नंबर। ठीक है। सो n=4 से अगर वो आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4c2। ठीक है। 4c2 का फॉर्मूला क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल बाई 4 - 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एंड इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट 4 × 3 × 2 by
4, सो आंसर कितना होगा 6, यानी कि 6 डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे यहाँ पे रिलीज होंगे। डन। सो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, इसको याद रखना। अब इसके आगे तो बस फॉर्मूला है। लाइमन सीरीज क्या होता है? लाइमन सीरीज का मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी एक्साइटेड स्टेट में हो, वो वहां से डायरेक्टली कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में। यानी कि वो 4 पे है सपोज, तो 4 से डायरेक्टली 1 पे जब आएगा, या 3 से डायरेक्टली 1 पे आ रहा है, 2 से 1 पे, या फिर और फर्दर ऊपर जाओ। सो कोई भी एक्साइटेड स्टेट से जब n इक्वल टू 1 पे जंप लगाएगा कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तब जो फोटोन रिलीज होगा उसका एनर्जी, उसका वेवलेंथ जो सीरीज बनाएगा उस सीरीज को क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। और यहाँ पे देखो एनर्जी गैप काफी ज्यादा दिख रहा है, जैसे ये फोटोन का एनर्जी गैप इतना है ना, इसका इतना है, ये दिख रहा है इतना एनर्जी गैप है, इसका इतना है, इसका इतना है, एनर्जी गैप अच्छा खासा दिख रहा है। सो ये जो लाइमन सीरीज है वो तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, इसको याद रखना। डन। और अगर तुम्हें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे? R 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। 1 क्या है? कहने का मतलब फाइनली वो कहाँ आ रहा है? n इक्वल टू 1 पे। कौन से स्टेट से? कोई भी एक्साइटेड स्टेट से। सो पहला एक्साइटेड स्टेट कौन होता है? n इक्वल टू 2, दूसरा n इक्वल टू 3। सो यहाँ n का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? ये होगा 2, 3, 4, 5 काइंड ऑफ, ठीक है। सो दिस इज दिस ओवर। सो दिस इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक, ये वैल्यू याद रखना। डन। आगे बढ़ते हैं। अब है तुम्हारा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होगा? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किस पे आएगा? सेकंड पे आएगा। सो जब सेकंड पे आ रहा है तब जो तुम्हारा सीरीज फॉर्म होगा उस सीरीज को क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज। और इसके वेवलेंथ्स किस रीजन में होते हैं? तुम्हारा विजिबल रेंज में होता है, ठीक है, ये किस में होता है? विजिबल रेंज में। अगेन n इक्वल टू 2 पे आ रहा है इसलिए ये 2 है, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? आइदर 3 से 2 पे आएगा, मिनिमम 3 से आएगा, फिर 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, एंड सो ऑन। सो n का वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 3, 4, 5 काइंड ऑफ, ठीक है। देन इज योर पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज क्या होगा? कहीं से भी ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? n इक्वल टू 3 पे। सो n इक्वल टू 3 पे अगर आएगा तो पहला n इक्वल टू 4 से 3 पे आ सकता है, 5 से 3 पे आ सकता है, या 6 से 3 पे आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज दिस। अगेन तुम यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम सीरीज को डिस्कस करते जा रहे हैं, पास्चन सीरीज में देखो एनर्जी जो रिलीज होगा फोटोन के फॉर्म में वो काफी कम वैल्यू का एनर्जी होगा, क्योंकि गैप देखो काफी कम दिख रहा है ना। और ये जो पास्चन सीरीज है ये ऑलमोस्ट तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन में होता है, ठीक है। So this is this. n का वैल्यू 4, 5, 6 से वैरी करेगा. And now bracket series is again these all are in infrared region or short wave high wavelength series it is. ठीक है, so energy low होगा. Now n 5, 6, 7 kind of. और फाइनल है तुम्हारा पी फंड सीरीज। यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? कोई भी एक्साइटेड स्टेट से 5 पे। अब देखो 2 से 5 पे नहीं, 5 के ऊपर वाला ही एक्साइटेड स्टेट से 5 पे आएगा, है ना। तो ये काफी नॉर्मल है। 6 से 5 पे, 7 से 5 पे, 8 से 5 पे, है ना। और इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो काफी कम होगा, ये भी तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन में आएगा। डन है। किसी को कोई डाउट है थ्योरी में? एनीवन? Anyone having any doubt? क्योंकि I'm done with what? I'm done with this theory thing. Anyone? अगर डाउट नहीं है तो मैं एक चीज और डिस्कस कर लूँ यहाँ पे। रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये सारी चीजें हमने हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करा है ना। और रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 1.097 इंटू दिस। रिडबर्ग कांस्टेंट का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो Me4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर HQC होता है ना। हाँ यही होता है। डन। तो अगर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की बात करोगे ना तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स नहीं होगा,
डन। वो कितना होगा, मैंने बोला था जहां भी ई स्क्वायर है उसकी जगह जेड आएगा, E4 है तो जेड स्क्वायर आएगा, यानी कि अगर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की बात कर रहे हो तो रिडबर्ग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। जैसे अगर तुमसे पूछा कि हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, सो दिस इज हाइड्रोजन लाइक लाइक। और इसका पी फंड सीरीज का बोल रहा है कि He प्लस का पी फंड सीरीज का पहला वेवलेंथ का वैल्यू बताओ। पहला वेवलेंथ कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन 6 से 5 पे होगा। डन। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या रखोगे, जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है ना। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। डन। सो कीप दिस इन योर माइंड व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए ये चीजें दिमाग में रखनी है। ये कहाँ 3-4 फॉर्मूला में ये आया है, एक तुम्हारा रेडियस कैलकुलेशन, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एनर्जी और चौथा रिडबर्ग कांस्टेंट। ये 4 जगह पे if you're talking about hydrogen like element then z वाला टर्म will come into account। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को सबको रेडियस वेलोसिटी और एनर्जी वाला फॉर्मूला याद है, जल्दी से बताओ। सबको याद है, वी विल डू नाउ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, आई विल शेयर इट अगेन। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? सबको फॉर्मूला याद है? मैंने कुछ पूछा, नहीं याद है तो ना बोल दो, हाँ याद है तो हाँ बोल दो। अच्छा याद है, चलो ठीक है। यस, ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। ओके, ओके, डन डन डन। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी इट नाउ। सो जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितना आएगा, ठीक है। चलो, टेक योर टाइम, डू इट एंड इट वोंट टेक मच टाइम आई गेस। Number of spectral line emitted, 12.5 electron volt beam is used to bombard gaseous hydrogen atom at room temperature. Chalo, take your time, do it. Yes. देखो, इसलिए मैंने बोला था एनर्जी लेवल्स याद रखना जरूरी है। चलो, आई गॉट वन आंसर बट यू नीड टू रिकंसिडर। एक बार और देखो। ठीक है, इवन का वैल्यू कितना होता है मुझे तो याद है क्योंकि आई हैव डन इट सेवरल टाइम्स। तो इवन क्या लिखोगे, -13.6, तुम लोगों को भी याद हो जाना चाहिए। E2 क्या लिखते हो,
-3.4, E3 क्या लिखते हो आप? -1.51 और E4 क्या लिखते हो? -0.85, ये लिखते हो ना? ये तो पता है। उसके बाद डिफरेंस भी थोड़ा दिमाग में आइडिया रखो कि डिफरेंस कितना होता है। ये डिफरेंस होता है 10.2, ठीक है। ये डिफरेंस कितना होता है? ऑलमोस्ट 12.09 होता है। और ये डिफरेंस कितना होता है? ऑलमोस्ट इट इज 12.75 समथिंग, यस 12.75। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी कितना लिया है वो? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और उसको कितनी एनर्जी दी गई है? 12.5। वो कहाँ जंप करके जाएगा? 4 में जाने के लिए तो 12.75 की जरूरत पड़ेगी, है ना? और 12.5 ही दे रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? n=3 पे जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ गया? n=3 पे। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगे? तो सेकेंड डायग्राम बना लो। दिस इज n=1, दिस इज n=2 एंड दिस इज n=3। अब देखो 3 पे अगर एक्साइट होकर गया है, वापस उसको कहाँ आना है? ग्राउंड स्टेट में। आने का क्या क्या तरीका हो सकता है? यहाँ फॉर्मूला मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत इजी है, n=3 है, वी कैन ड्रॉ इट। सो यहाँ से आइदर वो पहले यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ। तो जब वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा होगा तब एक फोटोन रिलीज किया होगा, कितने एनर्जी डिफरेंस का? इतने एनर्जी डिफरेंस का। और जब वो 2 से 1 पे गया होगा तब वो एक और फोटोन जनरेट किया होगा, इतने एनर्जी डिफरेंस का, है ना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस का। या फिर उसके आने का तरीका ये भी हो सकता है कि वो 2 पे ठहरे ही ना, वो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ जंप कर जाए? यहाँ। यानी कि इतने एनर्जी का भी एक फोटोन रिलीज हो सकता है। सो कितने फोटोन रिलीज हो सकते हैं? 3। तो इस ट्रांजिशन के लिए हम जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनाएंगे उसमें 3 फोटोन है, यानी कि 3 वेवलेंथ दिखाएंगे, λ1, λ2, λ3, है ना? सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे? कितने लाइंस का मतलब कितना फोटोन, कितना नंबर ऑफ वेवलेंथ्स? सो 3। आंसर विल बी व्हाट? 3, ठीक है। चलो, नाउ डू दिस क्वेश्चन, putting the formula, getting the answer type. Yes, I'm counting on you people for more answers this time. You just have to put the formula and get the answer. Don't you think? Okay, Krishna, I got one answer. एक second. Okay, JNB Bhavnagar. Okay, so answer is wrong, and why? यहाँ तो गलती नहीं होनी चाहिए यार। एनर्जी ई एन क्या लिखते हो? -13.6 बाई एन स्क्वायर लिखते हो ना? एंड दिस इज हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। हाइड्रोजन लाइक के लिए फॉर्मूला क्या है? मैंने पूछा था अभी, सबको फॉर्मूला याद है? बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। डन। सो फॉर हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो जेड 1 हो जाता है ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1, इसलिए यहाँ लिखते नहीं है। हाइड्रोजन लाइक के लिए जेड को लिखना पड़ेगा, जेड इज एटॉमिक नंबर। सो हियर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=2, ठीक है। -13.6, 2 का स्क्वायर। और ये तुम्हारा हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। सो 2 का स्क्वायर ओवरऑल -13.6।
So energy of second excited state, sorry, first excited state will be how much? Minus 13.6. आयुष, yes. ठीक है, फॉर्मूला प्लीज याद रखो, फॉर्मूला बोलना नहीं. नाउ do this question, let me know the answer. अगेन यहाँ पे देखो एक टर्म दिया था, वोर्स ऑर्बिट. वोर्स ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगेन ये भी एक टर्म है, याद रखना तुम लोग. इसका मतलब होता है n इक्वल टू 1. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट को वोर्स ऑर्बिट कहते हैं. ओके, जेएनवी भावनगर. यस, वेरी गुड. All these questions came in 2023. Okay. बोर का सेकेंड पोस्टुलेट अगर याद करो तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट को क्या बोला था उन्होंने? nh/2π. इसका मैग्नीट्यूड ये था, nh/2π. n is the number of orbit, right? और यहाँ पे मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? कोई भी ऑर्बिट में ले लो, मोमेंटम का डायरेक्शन तो सेम ही होगा, क्योंकि सब एक ही सेंस में घूमेगा. ऐसे अगर ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड हुआ सारे ऑर्बिट्स के लिए. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट डायरेक्शन हियर. ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर भी है तो माइनस करना है तो स्केलर की तरह माइनस हो जाएगा, है ना. और अगर पैरेलल, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड कर लेते हैं, स्केलर की तरह सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं. इजी है. सभी लोग आंसर बताओ जल्दी से. फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हारा क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? n का वैल्यू 1 रखो, h/2π. If the electron is assumed to revolve in second orbit, so second orbit में तुम्हारा क्या होगा? 2h/2π. डेल्टा L क्या होगा? L2 minus L1. So this is 2h/2π minus h/2π. So this is h/2π. और h/2π का मतलब क्या? L1, यानी कि L. So answer should be what? A. Nothing much you need to do here. चलो अब जल्दी से ये बताओ. What will be the answer? Yes, this is just a information. आयुष नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वेव्स एमिटेड व्हेन अ मेटल टारगेट, देयर इज अ मेटल टारगेट. ठीक है, ये मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे एंड दिस इज गेटिंग बम्बार्डेड विथ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन और इस मेटल के कोई भी एटम के बीच में क्या होगा? अगेन नॉट करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में कोलिजन होगा. कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एटम को देगा और उस एनर्जी को लेकर एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक है, सो ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को, एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर का इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया है. Done. So it will jump to higher in excited states. It may be 4, 5, 6, anything kind of. ठीक है, so higher excited state में अगर वो जा रहा है तो वापस जब वो आएगा तो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. डन. और यहाँ पे जो इंफ्रारेड है इसकी एनर्जी बहुत कम होती है.
रेडियो वेव की एनर्जी तो उससे भी कम है, माइक्रोवेव बहुत कम है, एक्सरे क्या है, इसकी एनर्जी काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला जो रे दिख रहा है वो सिर्फ एक्सरे ही दिख रहा है। डन। इसलिए हम लोग टिक किसको करेंगे, एक्सरे को करेंगे। और ये चीजें तुम्हें कहाँ पता चलेगा, एनर्जी रेंज कैसे कैसे होता है, क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव में स्पेक्ट्रम का डिफरेंट डिफरेंट वेव का रेंज का एनर्जी बैंड दिया हुआ है, वो तुम्हें याद होना चाहिए, लेकिन वो एग्जाम के कुछ दिन पहले याद करना, और नहीं तो आइडिया भी होना चाहिए। एक्सरे का एनर्जी ज्यादा होता है, इंफ्रारेड कम, उससे भी कम रेडियो वेव होता है। माइक्रोवेव और रेडियो वेव आई गेस सेम सेम होता है, या फिर इंफ्रारेड और माइक्रो सेम सेम होता है, आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो बट हाईली एनर्जेटिक यहाँ पे एक्सरे ही है, दैट आई कैन सी। सो आंसर एक्सरे पे टिक करना चाहिए हमें, डी होगा। ठीक है, नाउ डू दिस क्वेश्चन एवरीवन। अगेन यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पे पूछा है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है रेडियस का, लेकिन उस फॉर्मूले को से डायरेक्ट यहाँ पे रिलेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है, U इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सो यहाँ पे एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, और अगर एनर्जी इस तरह से वैरी कर रहा है तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपरली रेडियस को डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, और तब बताना कि रेडियस इन से कैसे प्रोपोर्शनल है। ऐसा नहीं कि रेडियस तो हमने पढ़ा था, चलो उसके लिए ही लिख देते, क्योंकि हमने जो डिराइव किया है, हमारा जो रेडियस आया था, रेडियस क्या आया था, किसी को याद है? 0.53 इंटू क्या एन स्क्वायर था, क्या था, एनीवन? जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा रेडियस तो बढ़ेगा, सो एन स्क्वायर था क्या, आई डोंट रिमेम्बर, मैं तो बहुत भूलती हूँ। तुम लोग बताओ क्या होगा, स्क्वायर ही है शायद, आई डोंट रिमेम्बर, एनीवे देख लेना। सो ये हमारा दिया हुआ है, ये हमने कैसे डिराइव किया था, तो तुम लोगों को याद होगा पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या लिखा था, के चार्ज ऑन न्यूक्लियस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय आर, ऐसे लिखा था पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है। सो डिफरेंट आएगा, डोंट गो बाय द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला हमने इस एनर्जी के लिए डिराइव किया है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा था, काइनेटिक समथिंग था, राइट? सो गो फॉर द डेरिवेशन। रेडियस क्या एन स्क्वायर से वेरी करता था, या फिर क्या था फॉर्मूले में, किसी को याद नहीं है? सब मेरी तरह ही पागल हो। चलो एनीवे मैं इस क्वेश्चन को अगर देखो, यहाँ पे अगर देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एनर्जी का देखो यहाँ पे ज्यादा डेरिवेशन भी करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है ये एनर्जी का टर्म है, और हमने एक सॉरी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एनर्जी का टर्म है कुछ काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना, हाफ एम, और यहाँ पे v का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर v स्क्वायर के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं डायमेंशनली चेक करके। लेकिन अगर तुम लोग को डिराइव करना है तो फोर्स डायरेक्टली निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे x की जगह r है, माइनस डी यू बाई डी आर। इफ यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ओमेगा को बाहर ले लो, माइनस डी आर स्क्वायर बाई डी आर, और अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा फोर्स कितना आएगा, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r, ये कुछ ऐसा आएगा, टू टू को कैंसिल कर दो, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज फोर्स।
और सिंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अराउंड जाता है, न्यूक्लियस के अराउंड जाता है। अगर हम डायनेमिक्स यूज करें तो सिंस न्यूक्लियस हमारा सर्कल में जा रहा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग को क्या लिख सकते हैं, लाइक नेट फोर्स एक्टिंग किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर आया है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि फोर्स आया है एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो यहाँ से देख लो वी स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर है। सो करने की भी जरूरत नहीं थी, डायमेंशनली दिख रहा था यहाँ पे डन। लेकिन ये अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कर सकते हो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, मेथड्स के अकॉर्डिंग, बट यू डोंट नीड टू, है ना, क्योंकि एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना होता है। सो v इक्वल टू क्या आया, ओमेगा आर आया। अब मुझे निकालना क्या है, रेडियस निकालना था, ठीक है। और हमें पता है अज्यूमिंग वोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, उसको हमें यूज करना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो एल इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एन एच बाई 2 पाई। एल को क्या लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी ओमेगा आर है तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, आर क्रॉस एम वी लिखोगे। सो आर क्रॉस एम इंटू वी, वी का वैल्यू क्या लिखोगे, ओमेगा आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। सो यहाँ पे एम ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यहाँ पे सारी चीज कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, एच 2 पाई, एन विल चेंज, कौन सा वैल्यू ले रहे हैं 1 2 3 डिपेंड ऑन। सो आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो आर इज रिलेटेड विथ रूट अंडर एन। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सॉरी या 1 होना चाहिए, ठीक है। नाउ डू दिस क्वेश्चन, फटाफट मुझे आंसर बताओ, ठीक है। इसमें तुम्हें 30 सेकेंड्स लगेंगे। लेट्स कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन, ओके। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, फास्ट फास्ट बताओ फटाफट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन से ट्रांजिशन में होगा यहाँ पे, हर ट्रांजिशन में एक फोटोन रिलीज होगा, है ना, और उस फोटोन का एनर्जी होगा। एनर्जी को वेवलेंथ से रिलेट कर सकते हैं। यस, आंसर्स प्लीज। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है डी के ट्रांजिशन में, आयुष, यस। सो यहाँ पे सब, क्योंकि एनर्जी को क्या लिखते हो, एच सी बाई लैम्डा। और अगर एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ट्रांजिशन, सो वो तो डी है, डन। चलो ये क्वेश्चन जल्दी से, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, 2 पॉइंट क्या था, 16 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्बिट का था। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता, मैं देखती हूँ, एक सेकेंड रुको, बट तुम लोगों को तो याद होना चाहिए। टू 2.18 होगा 10⁶ डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन लाइक है तो इनटू जेड होगा यहाँ पे। तो जल्दी से बताओ आंसर्स क्या आ रहे हैं। ओके आयुष, नॉट करेक्ट, ध्यान से देखो। सेवेंथ ऑर्बिट का स्पीड दिया हुआ है, यानी कि v7 इज हाउ मच, 3.6 इंटू 10⁶। और फॉर्मूले में पुट करो तो 2.18 इंटू 10⁶ को मैं v0 मान रही हूँ सपोज। सो v0 बाई 7 होगा सेवेंथ ऑर्बिट में, है ना। मुझे कौन से ऑर्बिट में निकालना है, थर्ड ऑर्बिट में। सो v3 कितना होगा, v0 बाई 3 होगा, है ना। और v0 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, ये लिख सकते हैं ना, v0 का वैल्यू। सो v0 बाई 3, नाउ यू सॉल्व इट। 3 को 1.2, so this will become 8.4, yes, 8.4 into 10⁶. Just calculation, putting the formula, getting the answer. अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
यस, n इज इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे जंप हो रहा है, ठीक है। इस यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो एक फोटोन रिलीज होगा, जिसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या लिखते हो, hc/λ, ठीक है। और n इक्वल टू 1 पे एनर्जी कितना होगा, ये हाइड्रोजन एटम है ना, तो क्या लिखोगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इक्वल टू 4 के लिए क्या था एनर्जी का वैल्यू, 0.85 समथिंग था ना। क्योंकि n इक्वल टू 16, 13.6 को 16 से डिवाइड करोगे इतना आएगा, ठीक है। सो फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 13.6 माइनस 0.85, और ये तुम्हारा कुछ कितना आएगा, ये आएगा 12.75। अब h का वैल्यू रख दो, h का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, h का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है 4 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कट जाएगा, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखती हूँ। सी का वैल्यू क्या लिखोगे, 3 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा इक्वल टू 12.75। अब आप इसको कट कर दो, जो भी आ रहा है देख लो, 4 3.1 3. ओके, एम आई करेक्ट, नहीं, अच्छा मैंने उल्टा कट कर दिया, ऐसे कट करूंगी तो फिर से इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 3 12 होगा ना, लैम्डा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 डिवाइडेड बाई 12.75 इंटू 10⁻⁻7। If you're going to divide it, you will get what, 94.1 something, I guess. Yes. So that will be your answer. अगर तुम लोग यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 वॉट एवर एन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, n इक्वल टू 1 पे आ रहा है ना, सो यहाँ पे n का वैल्यू 4 रखोगे, लैम्डा निकाल सकते हो r का वैल्यू पुट करके, लेकिन यहाँ पे h का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। सो मे बी अगर तुमने इस फॉर्मूला को यूज किया तो कुछ डिजिट में डिफरेंस आ जाए, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस काफी क्लोज है, जैसे 99.3, 97.4, 94.41, दे आर क्लोज, ठीक है। सो फॉर्मूला को चालाकी से यूज करने का कोशिश करो, 4 इंटू 10⁻⁻15 दिया हुआ है तो एच वाला फॉर्मूला लाओ। सो फाई इक्वल टू hc/λ लिख सकते हैं, और फाई का वैल्यू दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। सो डू दैट थिंग, यू विल गेट द आंसर, ओके। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन, दिस वाज अनदर, 2 क्वेश्चन बच गए, कोई नहीं। तुम लोग चलो अब टाइम बचा नहीं मेरे पास, तो तुम लोग अच्छे से प्री बोर्ड देना, जो भी एग्जाम है अच्छे से दो, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अगर तुम्हारे पास 11th के लिए टाइम नहीं है ज्यादा तो डोंट वरी, व्हाट यू डू, 12 के बहुत सारे पोर्शंस हैं, उन सारे पोर्शंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जैसे प्री बोर्ड के लिए तुम पढ़ोगे ना, तो साथ साथ में प्रीवियस ईयर का, जैसे एक दिन में तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा कोई भी सब्जेक्ट का, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ 10 ही लगा लो बैठकर, that won't consume more of your time, have a more strategy, okay। उसके अकॉर्डिंग तुम काम करो, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट रहेगा। और नेक्स्ट टाइम तो फिर से है ना, सो इस पर जितना ज्यादा प्रिपेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी। सो इस बार भी ऐसा नहीं, इस बार भी तुम्हें फुल प्रिपेयर करना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो और स्ट्रांग हो जाए। डन। इस बार ये सोच के नहीं छोड़ना कि नेक्स्ट टाइम तो है ही, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो देखते ही रह जाता है इंसान। करना क्या है, इस बार भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से रहो, मजे करो, एंजॉय करो, टेंशन बर्डन कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है, ठीक है। दैट इज ऑल आई वांट यू पीपल टू डू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।